मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, बायोडाइवर्सिटी के लेवल के बारे में बात की थी। तो वो 3 डिफरेंट टाइप के लेवल कैसे जो है एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो वो कौन से फैक्टर रहेंगे आज इस एरिया के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डील करना है। तो इस टॉपिक का जो नाम रहेगा हमारा कि किससे हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है, कहाँ कहाँ पे कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, उसी का नाम रहेगा टॉपिक का पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आप चेक करोगे कि जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो हम सिंपल सी लाइन में बात करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हर एक एरिया में एक जैसी नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती। तो पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी वो एक जैसी नहीं है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड का जो क्लाइमेटिक जो रीजन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट एरिया के अंदर। तो वो एरिया के अकॉर्डिंग जब हम डिफरेंट माने तो उसमें बायोडाइवर्सिटी भी क्या है, डिफरेंट। तो वो कौन से 2 फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी को एरिया के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं? तो पहला हमारा फैक्टर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा रहेगा हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यही दोनों बायोडाइवर्सिटी को यूनिफॉर्म नहीं होने देते वर्ल्ड के अंदर। तो हम चेक करेंगे कि लैटिट्यूडनल जो ग्रेडियंट है वो कैसे नॉन यूनिफॉर्म बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी को वर्ल्ड के अंदर। तो पहला पॉइंट है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जब भी हम पोल से इक्वेटर की साइड जाएंगे, तो ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो जब भी हम पोल से इक्वेटर की साइड जाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमारा इक्वेटर पे जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है। तो फेवरेबल कंडीशन पे हमारा लेटीट्यूड कह रहा है कि जब भी हम पोल से इक्वेटर की साइड जा रहे हैं तो ये इक्वेटर है, तो ये पोल है। तो जब हम पोल से इक्वेटर की साइड आएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी नंबर ऑफ जो हमारी डाइवर्सिटी है प्लांट एनिमल की क्या होगी, ज़्यादा। तो हम माने कि हाई टू लो लैटिट्यूड पे क्या हो जाती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती रहे, यानी ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो हमारे इक्वेटर की साइड क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्रॉपिक जो एरिया आता है जहाँ पे हमारा हम बोलेंगे अर्थ का 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो हम इस एरिया को लेके चलेंगे, वापस अर्थ को डिटरमाइन करेंगे। तो अर्थ का ये जो हाफ डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, दोनों ही कंडीशन पे क्या कहता है कि टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे ज़्यादा हमारी क्या मिलती है, स्पीसीज मिलती है, मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। यानी यहाँ पे जो पोल है इसका लगभग हम 23.5 यदि साइड में जाए तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमने यहाँ पे चेक करना है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा एक बायोम था जो हमने लास्ट में भी चेक किया था, तो ये हमारे रीजन है हमारे वर्ल्ड के। तो उनमें हमने एक बायोम की बात की थी एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर था और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन था रेनफॉल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो है अमेजन जो है साउथ अमेरिका के अंदर जो है हमारा सबसे ज़्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी रखता है अर्थ पे। तो कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कल भी हमने इस टॉपिक को किया था। तो लगभग 40,000 जो स्पीसीज है प्लांट की मिलती है अमेजन फॉरेस्ट के अंदर, 3,000 जो स्पीसीज हैं फिश की मिलती हैं, 1,300 बर्ड की मिलती हैं, 427 जो है मैमल की मिलती हैं, 427 एम्फीबियन की मिलती हैं, 378 रेप्टाइल की स्पीसीज हैं और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, यानी उनमें जो इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा उनकी हमें मिलती है। इसी रिकॉर्डेड डाटा के लिए हमें यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ रही है बुक की। तो ये आपने रिकॉर्डेड डाटा मेंशन चेक करके ही देखना है कि हमारी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी अमेजन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका के अंदर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनके अंदर मिलती है। तो ये नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हो रही है, इतने ज़्यादा है इंडिविजुअल जो स्पीसीज के प्लांट, फिशेज, बर्ड, मैमल, एम्फीबियन और रेप्टाइल के या इनवर्टिब्रेट के। फोर्थ पॉइंट कह रहा है हमारा कि जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी ट्रॉपिक में भी हम मानेंगे कि वहाँ पे भी ज़्यादा होती है। तो ट्रॉपिक एरिया में भी हमारी ज़्यादा होगी जहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट टेम्परेचर अभी भी हमारा 25 डिग्री के राउंड ऑफ होता है। तो इसमें हम मानेंगे कि ट्रॉपिक में भी हमारी कैसे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा ग्लेशियर होता है जो चलता रहता है, और जैसे जैसे ग्लेशियर वहाँ पे अनडिस्टर्ब होते हैं तो अनडिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे इवोल्यूशनरी टाइम ज़्यादा मिलता है, जिससे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी स्पीसीज का नंबर इंक्रीज
होता रहता है। इसी वजह से ट्रॉपिक में भी हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। टेम्परेट जो एनवायरनमेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि सीजनल जो चेंज होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी गर्मी कभी सर्दी आती रहती है। तो वहाँ पे जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है स्पीसीज को अपना जो नीच होता है वो क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, हैबिटेट जो है चेंज करना पड़ता है, और उसकी वजह से वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, कम। तो इस पॉइंट पे हमने क्या चेक किया कि टेम्परेट जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे कंडीशन चेंज होती रहते हैं, इसलिए वहाँ पे लेसर क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो कुछ जो एरिया है जहाँ पे टेम्परेट रीजन में जो है अनडिस्टर्ब होते हैं, जैसे ग्लेशियर है, वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यदि वो अनडिस्टर्ब है। तो ट्रॉपिक में कहते हैं कि वहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा आती है, ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होती है, इसकी वजह से भी वहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। इन तीनों पॉइंट में आपने क्या चेक किया है? पहला पॉइंट तो आपने ये चेक किया है कि यदि ट्रॉपिक में ग्लेशियल पॉइंट है तो वहाँ पे अनडिस्टर्ब है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा, स्पीसीज ज़्यादा, डाइवर्सिटी ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट पे आपने बात की यदि टेम्परेचर रीजन ऐसा जहाँ पे सीजनल चेंजेस आते रहते हैं, तो वहाँ पे सीजन चेंजेस आएंगे तो स्पीसीज कम हो जाएगी। थर्ड में हमने चेक किया कि ट्रॉपिकल यदि कंडीशन हो, वहाँ पे सोलर रेडिएशन मैक्सिमम आती है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे स्पीसीज एरिया भी बढ़ेगा और उसी से हमारी डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो ये हमने जो है कुछ पॉइंट लिए हैं कि ऐसे लैटिट्यूड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमारा जैसे जैसे अर्थ का ग्रेडियंट चेंज होता है, एल्टीट्यूड चेंज होता है, लैटिट्यूड चेंज होता है, तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी चेंज होती रहती है, पैटर्न हमारा चेंज होता रहता है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। नेक्स्ट हमारा जो इसी में पैटर्न में हमारा सेकंड जो फैक्टर है जिसको हमने नाम दिया था स्पेसेस एरिया रिलेशनशिप, इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से डील करेंगे। तो ये सेकंड फैक्टर है स्पेस एरिया रिलेशनशिप। तो ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप था, ये एक जर्मन जो नेचुरलिस्ट थे, जो जियोग्राफर भी थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलट, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हम्बोल्ट जो थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या कहा, लास्ट कल क्लास में हमने चेक किया था कि किसी एरिया में जितना ज़्यादा स्पीसीज बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, डाइवर्सिटी, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीसीज यानी इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे, तो स्पीसीज भी क्या होगी, ज़्यादा, स्पीसीज रिचनेस भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने देखा कि जितना हम एरिया देते जाते हैं तो उतनी स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है एक लिमिट तक, जब तक रिसोर्सेज हैं तब तक। तो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये एरिया है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। तो एरिया वर्सेज हमें स्पीसीज रिचनेस यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो कैसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें आप देखोगे कि जो डिफरेंट टाइप की वेराइटी है हमारी वस्कुलर प्लांट की, बर्ड की, बैट की, फ्रेश वाटर फिशेज की, तो वो क्या करती है, वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो हमारा ये लोग एस जो यहाँ पे आएगा तो ये क्या कहेगा, उसमें जो हमारा वाई इंटरसेप्ट आप देखोगे कि वाई कैसे एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो हमारा नॉर्मल एरिया इंक्रीज होता है और स्पीसीज जब नॉर्मल रेगुलेट होकर इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, ये इक्वेशन आती है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो इसमें आप log s को चेक करोगे तो log s हमारा क्या है, log है स्पीसीज रिचनेस का, कि जैसे जैसे स्पीसीज बढ़ी। log c है हमारा y के इंटरसेप्ट का, और log जो आपका a है वो है एरिया, और एरिया का जो z है वो क्या है, उसका स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन है, एरिया के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमारा y का इंटरसेप्ट है c, और ये क्या हमारा स्पीसीज रिचनेस। तो क्या कहती है इक्वेशन कि जैसे जैसे हमारी स्पीसीज एरिया रिचनेस बढ़ेगी तो हमारा y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी ड्यू टू इंक्रीजिंग एरिया इंटरसेप्ट होगा, y भी इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में। तो ये हमारे पास लोगरिथमिक स्केल है जो रिलेशनशिप शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में हमने चेक किया कि इक्वेशन में क्या क्या है, log s है इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो इसमें हमने चेक किया कि s जो स्पीसीज रिचनेस को डिनोट करेगी, a एरिया को डिनोट करेगी, c y इंटरसेप्ट रहेगा, z जो है यहाँ पे लाइन जो है हमारा स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पे माना जाएगा। अब ये जो कह रहा था कि यदि यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा डिस्क्राइब होता है तो उस टाइम पे हमारा कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट यानी स्टिप्पी लाइन। बट यदि इन केस हम मान लें कि किसी एरिया में किसी की पर्टिकुलर ही ज़्यादा वहाँ पे रेगुलेशन पॉइंट है
तो उसमें जो टैक्सा हमने बात की थी, बर्ड की बात करें, प्लांट की, बैट की या फिशेज की, तो उस टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है, एरिया जो है उनके पास क्या होता है, कम होता है। उस टाइम पे उनकी स्पीसीज क्या होती है, ज़्यादा। तो उस टाइम पे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S इजिकल टू CAZ। एस रहेगा हमारा स्पीसीज रिचनेस इजिकल टू Y इंटरसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया जो है इंक्रीज होती जाएगी, स्लोप उनका एकदम से क्या होगा, इंक्रीज। तो इसमें आपने देखा कि जैसे जैसे इंक्रीज होगा एरिया वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी। तो इसमें हम यहाँ पे चेक करें कि जो जेड थी हमारी स्लोप ऑफ लाइन थी, जब वो रेंज रखती है 0.1 से 0.2 तो वो किसके लिए रहेगी, रिगार्डलेस द टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। बट कई बार हम मान लेते हैं कि किसी एरिया में ज़्यादा ही वहाँ पे कंटिनेंट जो है वैल्यू हो जाती है, तो ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है स्पीसीज, तो उस टाइम पे हमारी जेड वैल्यू की रेंज जो है 0.1 0.2 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 0.6 टू 1.2। तो ये जेड वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारा जो इन्हीं दोनों फैक्टर को रिलेट करके जो टॉपिक रहेगा कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी थी एरिया के अंदर जो इंक्रीज हो रही थी, तो वो इकोसिस्टम में क्यों इंपॉर्टेंस मानी जाती है उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। तो इसको हम थ्रू एक एग्जांपल यहाँ पे डील करेंगे। तो ये इकोलॉजिस्ट थे, एक फेमस इकोलॉजिस्ट थे पॉल एंडरलिच। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने इस हाइपोथेसिस में क्या कहा था कि जैसे एक प्लेन होता है, जेट होता है, उसके जो अलग अलग जो स्क्रू होते हैं, पेच होते हैं, जब तक वो सारे स्क्रूज पूरे के पूरे जो एरोप्लेन के अंदर होते हैं तो वो सारा मेंटेन है। बट यदि उस एरोप्लेन में से हम एक एक जो है पोपेट को, यानी एक एक जो है वहाँ पे लिखा भी हो, आप चेक करो हाइपोथेसिस में क्या कहा कि इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह है और उनमें प्लेन में लगे हुए जो रिवेट है वो उसको क्या करते हैं, स्पीसीज की तरह लिंक करके चल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक प्लेन एक इकोसिस्टम को मेंशन कर रहे हैं और जो उसके जो रिवेट है, जो जॉइंट है, वो किसको डिनोट करे, स्पीसीज। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उसके ये सारा का सारा इकोसिस्टम है, ये उसके जो जॉइंट है ये स्पीसीज है। तो कह रहा है उस प्लेन का यदि एक रिवेट हटा दिया जाए तो उस प्लेन पे कोई इफेक्ट नहीं, जैसे इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट 1 बाई 1 यदि एक एक रिवेट वहाँ पे हटा दिया जाए, दूसरा भी हटा दिया जाए, तीसरा भी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा पॉप था रिवेट वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। ऐसे ही जैसे प्लेन डिस्टर्ब होगा ऐसे ही जब तक प्लेन का एक रिवेट निकालेंगे, दो रिवेट निकालेंगे, तब तक कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम में से यदि एक या दो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट यदि हमारे ज़्यादा रिवेट निकाल दिए जाए, यानी ज़्यादा स्क्रू वहाँ पे लूज कर दिए जाए, प्लेन के जैसे इकोसिस्टम में से ज़्यादा स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो एक टाइम आएगा हमारा इकोसिस्टम डेंजर में आ जाएगा और साथ में वहाँ पे हमारी जो लाइफ है स्पीसीज की वो भी क्या हो जाएगी, फेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पॉल एंडरलिच का रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, जो इन्होंने प्लेन के थ्रू इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने कहा कि कोई भी कम्युनिटी स्टेबल कब हो सकती है, सबसे पहले तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी यानी ज़्यादातर प्रोडक्शन वहाँ पे होना चाहिए बायोमास का, और साथ में वहाँ पे जो कंडीशन होगी वो भी उसके लिए क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी कोई स्पीसीज किसी एरिया में रजिस्ट करेगी। और साथ पे वहाँ पे कोई एलियन स्पीसीज भी वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे जो 3 करेक्टरिस्टिक कहती कि यदि वहाँ पे कोई एलियन स्पीसीज नहीं आएगी, फॉरेन स्पीसीज, मैन की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज है, वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो ये जो हमारा इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी था, जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम के साथ डिस्टर्ब जो है चेक किया था, वो किसने किया था, डेविड टिलमैन। तो डेविड टिलमैन ने कहा था कि इकोसिस्टम के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो ज़्यादा स्पीसीज के साथ वहाँ पे रजिस्ट करेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू विद लेस स्पीसीज। तो जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगी एज कम्पेयर टू किसी एरिया में कम स्पीसीज हैं। तो ये हम इकोसिस्टम का एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि किसी एरिया के अंदर, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, एरिया ए के अंदर 10 स्पीसीज हैं और एरिया बी के अंदर हमारे 50 स्पीसीज है। तो आप चेक करोगे एरिया ए के अंदर यदि कोई डिसास्टर आ जाए, नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, तो 10 स्पीसीज यदि वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या आ जाएगा, सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाए। बट यदि 50 पे नेचुरल क्लैमिटी आती है तो वहाँ पे 50 में से राउंड ऑफ कुछ तो वहाँ पे मेंशन होगा, 10-15% तो कुछ तो बचेगा, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मेंटेन। तो यही इन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी वो एक साथ स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू लेस एरिया स्पीसीज में। तो वो तभी रजिस्ट कर सकती है जब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, रेजिस्टेंस होगी और साथ में वहाँ पे एलियन स्पीसीज कोई नहीं आएगी, तो वो मेंटेन रहेगी।
एक एक स्क्रू वहाँ पे जो है काम करता रहेगा, प्रॉपर जो है प्लेन की मूवमेंट चलती रहेंगी जैसे इकोसिस्टम की चलती रहेंगी। तो ये था हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चेक किया और साथ में चेक किया कि स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंस है। तो हमने बोला कि यदि एक एक स्पीसीज निकल जाए डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो साथ में बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी।